नमस्कार साथियों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और रॉ में रह चुके एनके सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, आज हम बहुत प्रमुख मुद्दे पर बात करने वाले हैं और चूंकि देश में भी मैं देख रहा हूं और मुझे भी बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि कुछ लोग अपने ही देश के खिलाफ जाने अनजाने नैरेटिव चलाने लग रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में एक बैठक हुई। वो बैठक बेनतीजा खत्म हो गई और उस बैठक के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है कि अब बैठक बहुत हो गया, अब तुमसे दूसरे तरीके से निपटेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि भारत में कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मोदी को वो कोस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई। जो पाकिस्तान में पीस मीटिंग हुई वो मीटिंग इंडिया में होनी चाहिए थी। मैं आप ही से जानना चाहता हूं, क्या ये मीटिंग इंडिया में नहीं हो सकती थी? क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई? कोई बैठक अगर पाकिस्तान में हुई तो? देखिए, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अमेरिका ने और ईरान ने बातचीत करनी थी। हमारा किसी के साथ ऐसा रिलेशन तो है नहीं हम कहें आपकी हम सुलह करा देंगे। मैं आपको एक बात याद करा दूं, पीएम मोदी एक बार इजराइल गए थे तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया। फिर जब लेबनान गए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया। मतलब एक बार दोनों तरफ यानी बैलेंस करके रखा। तो जब लेबनान गए थे तो लेबनान के अंदर उनके लीडर्स ने कहा कि आप हम दोनों की बीच में सुलह कराइए, आप नेगोशिएटर बनिए। पीएम मोदी चुपचाप खसक के आ गए क्योंकि पीएम मोदी को पता था ये सिचुएशन पे इंडिया कोई रोल नहीं प्ले करेगा। इसी तरीके से आप पता है कि वेस्ट एशिया में जो ईरान और इजराइल का झगड़ा चल रहा है, इनकी सुलह होगी नहीं। आज सुलह करा देंगे, कल फिर झगड़ा हो जाएगा। तो इंडिया इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। देखिए, अगर आप बात करते हैं जैसे दो लोग किसी की शादी कराने की बात करते हैं तो उसमें मेडिएटर होता है। मेडिएटर उसी की शादी कराएगा जिसकी शादी बने। अगर मेडिएटर शादी करा दे और शादी टूट जाए तो मेडिएटर कुछ जूते पड़ते हैं। तो इंडिया जूते खाने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा वर्ल्ड का वार हुआ है या सुलह हुई है जिसमें इंडिया ने मेडिएट करा है आज इंडिपेंडेंस से लेके आज तक? तो इंडिया को कोई रोल नहीं था, इंडिया को लेना देना नहीं। और पाकिस्तान को पता था कि यहाँ पे सुलह तो होगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया भी गए थे और इन दोनों जगहों पर जाने के बाद भी कभी पीएम मोदी ने या भारत ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम सुलह कराने जा रहे हैं दोनों के बीच। बिल्कुल, पीएम मोदी ने सलाह जरूर दी होगी कि आप ऐसा करिए। जैसे जब रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर आए थे या उनसे मीटिंग हुई थी तो पीएम मोदी ने कहा था इस टाइम का वार का युग नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हम आपकी सुलह करा देंगे। देखिए, ये जो लोग यहाँ बात करते हैं सुलह की, हमारा कोई लेना देना नहीं। और पाकिस्तान में वार्ता हुई, पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने क्या किया, जो ईरान की प्रपोजल थी वो यूएस को दे दी चेंज करके, और जो यूएस की प्रपोजल थी उसको चेंज करके ईरान को दे दिया। और यहाँ पे बैठक हो गई, पाकिस्तान को $200 मिलियन मिल गए क्योंकि यहाँ दोनों टीम विजिट की, उनका जो खर्चा था उनसे ले लिया। तो पाकिस्तान इसी चीज को खुश है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को रिपीट करिए, पाकिस्तान ने क्या इस बैठक को करवाने के लिए पैसे भी लिए हैं? देखिए, जो वहां खर्चा हुआ, होटल का खर्चा हुआ है, वो पाकिस्तान ने उनसे वसूल किया, अमेरिका से वसूल किया। फिर जो एयरपोर्ट पे उनके प्लेन लैंड किया उसका खर्चा भी वसूल किया, फिर सिक्योरिटी का खर्चा भी वसूल किया। फिर ईरान से कहा भी आप भी हमें दीजिएगा क्योंकि हमने आपके यहाँ डेलीगेशन आई थी। ईरान ने कहा भी हम बॉर्डर से आपको तेल वेल दे देंगे। तो पाकिस्तान इसी में खुश है। तो पाकिस्तान तो एक किराए का टट्टू है और इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं था। पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा आपकी सुलह करा देंगे, क्योंकि ना तो हमारा यूएस पे प्रेशर है ना हमारा ईरान पे प्रेशर है। तो हम क्यों जाए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान दीवाना बन गया, लेकिन पाकिस्तान को लूट के चला गया। पाकिस्तान इतिहास की भी जानकारी है, आप बहुत सालों तक रॉ में रहे। क्या ऐसी कोई हिस्ट्री हमारी है कि 1947 के बाद से आज तक यानी 2026 तक हमने जब दो देशों का झगड़ा हुआ तो उसे बिठाकर ऐसे सुलह करवाया है जिसकी उम्मीद आज लोग कर रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी नहीं हुआ। जब 65 का वार हुआ तो उस टाइम पे रशिया ने मेडिएट कराया था। जब 71 का वार हुआ तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने खुद बात करके इनसे सुलह कर ली थी, यानी कि वार खत्म कर दिया। जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दोनों की कंट्री के जो मिलिट्री के लीडर्स हैं उन्होंने आपस में बात की और वो वार खत्म हो गया। हमने ना मेडिएशन की ना किसी की मेडिएशन को मंजूर करते हैं, ये हमारी शुरू से पॉलिसी रही है।
जब ट्रंप ने कहा था कि मैं आपको कश्मीर के इश्यू में सुलह करा दूंगा, तो इंडिया ने मना कर दिया, आपने क्या लेना देना, आप मर जाइए, काम कीजिए। एक बार इमरान खान गए थे अमेरिका के अंदर और सर ट्रंप ने कहा मैं कश्मीर इश्यू को रिजॉल्व कर दूंगा, और इमरान खान ने कहा मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर जब इंडिया से बात की, इंडिया ने कहा जी आपको आपकी मेडिटेशन हमें नहीं चाहिए, ना हम किसी की मेडिटेशन करते हैं, ना हमें किसी से इंटरेस्ट है हमारे अंदर घुसे, ना किसी के घर में घुसते हैं, ना दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे घर में घुसे। तो इंडिया का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। एक हिस्ट्री में कोई भी कांग्रेसी बता दे कि कब इंडिया ने मेडिएशन किया, कांग्रेस के टाइम में भी, लेकिन ना किया, ना करेंगे, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है इन चीजों में। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका कुछ दिनों पहले ऑल पार्टी मीटिंग में एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं बन सकते, और अचानक हमने देखा कि पाकिस्तान ने ये पीस मीटिंग, इसको नाम बड़ा मतलब एक तरीके से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की, पीस मीटिंग का नाम दिया। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि जयशंकर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए थे? उन्होंने पाकिस्तान को दलाल क्यों कहा था? क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए बेसिकली पाकिस्तान दलाल देश के खिलाफ इससे कोई कनेक्शन है इसका? देखिए पीएम जो आपके जयशंकर करने का वही बात की जो हमारी शुरू से पॉलिसी रही है, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, हम पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करते, हम दलाली ना करते हैं ना किसी से दलाली करवाते हैं। तो एस जयशंकर की स्टेटमेंट के अंदर किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा कि आप यहाँ पे नेगोशिएट कराओ, हम क्यों नेगोशिएट कराएं। एक बार ताइवान की बात हुई थी कि कुछ लोगों ने कहा अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने कि आप वहां पे इंटरवीन करिए क्योंकि वहां पे इजराइल चाइना अटैक कर सकता है। तो इंडिया ने कहा हमारा क्या लेना देना इसके अंदर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस की, यूएस जाए इंटरवीन करे। और इसी तरीके से जब यहाँ पे बात हो रही तो इंडिया ने साफ मना कर दिया हमारा कोई रोल है। तो क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि आप रशिया यूक्रेन वार खत्म में आइए, और ये भी कहा पीएम मोदी की सब सुनते हैं तो पीएम मोदी जाए, पीएम मोदी तो नहीं गए, पीएम मोदी ने बात ही नहीं, क्योंकि हमारा इशू नहीं है, हमारे इस चीज में लेना देना कुछ नहीं है। और जो लोग यहाँ बात करते हैं वो बता रहे हैं हिस्ट्री के अंदर कब इंडिया ने किसी चीज के अंदर इंटरवीन किया है, कब किसी कंट्री के अंदर हमने अटैक किया है, या हमने कहीं पहल की हो किस कंट्री के साथ हमने इस टाइप के रिलेशन करने की। जैसे मैंने कहा जो इजराइल और लेबनान का वार था उसमें उन्होंने कहा हम इंडिया जाकर के यहाँ पे नेगोशिएट करें, पीएम मोदी ने मना कर दिया क्योंकि हम क्यों जाएं। और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा इंडिया होर्मुज को खुलवाए, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है होर्मुज खुलवाने की, ये ड्यूटी है अमेरिका की, अमेरिका खुलवाए नहीं खुलवाए उसका लेना दे रहा, वर्ल्ड सफर कर रहा है, हम भी सफर कर लेंगे, हम अपने अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। लेकिन ये जो लोग बात करते हैं, जैसे कई बार बात करते हैं कि पीएम मोदी ट्रंप से बात करे, उससे बात करे, पीएम मोदी ने नहीं बात की। हमारे देश की अपनी सिक्योरिटी है, हमारे देश की अपनी इश्यूज है, हम क्यों किसी के पैर पकड़ के कुछ बात करें। हमारा अपना एक इमेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसी को मेंटेन कर रहे हैं। राइट नाउ जो सिचुएशन है, मतलब मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहता हूं, क्या इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, या इंडिया के लिए कुछ ऐसी स्थिति है कि भाई होर्मुज हमारा फंस गया, हम बड़ी क्राइसिस में चले जाएंगे? भारत का पोजीशन जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, हमने देखा कि एक तरफ हमारे विदेश मंत्री बात करते हैं ईरान के नेताओं से, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, आप देखिए यूएई से, कतर से, ओमान से, सऊदी से। तो ये पॉलिसी समझ नहीं, ये डिप्लोमेसी थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। भारत की ये डिप्लोमेसी क्या सही ट्रैक पर है? देखिए हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी डिप्लोमेसी है रिलेशंस को बैलेंस करना। सऊदी ने कहा था आप भी इंटरवीन करिए, इंडिया ने कहा हम क्यों इंटरवीन करें, हमें क्या लेना देना। ईरान से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, वहां से हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, गल्फ के साथ रिलेशन अच्छे हैं। देखिए पीएम मोदी ने जब गल्फ में घुसने की कोशिश की तो उन्होंने दोनों कंट्रीज के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रखा, ईरान के साथ भी, सऊदी के साथ। जब पीएम मोदी ईरान गए तो सऊदी नाराज नहीं था, जब सऊदी गए तो ईरान नाराज नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जाता सऊदी के अंदर तो ईरान नाराज हो जाता, जब ईरान जाता तो सऊदी नाराज हो जाता है। इस टाइम जब दोनों की कंट्री का वार चल रहा था, सोल्यूशन की बात चल रही थी, तो उस जब फेल हो गया तो इमीडिएटली पाकिस्तान के ने जो है इस टाइम पे सऊदी को कहा कि हम अपना आप सोल्जर भेज रहे हैं और आपकी तरफ आ गए। तो पाकिस्तान जो बात करता है मतलब एक कभी इस तरफ कभी उस तरफ, हमारी वो पॉलिसी नहीं, हमारी स्टेबल पॉलिसी। पाकिस्तान ना स्टेबल कंट्री है, ना पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेबल है, क्योंकि हम बड़ी कंट्री है, स्टेबल कंट्री है, तो हमारी एक डेफिनेट पॉलिसी है, अब इस पे जाएंगे यो करेंगे। तो हम किसी के अंदर ये तो नहीं सोचते कि सऊदी की मदद करेंगे, ईरान की मदद करेंगे, हम अपने बिजनेस करेंगे। अगर आप तेल की बात करते हैं तो रशिया हमको ऑयल दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू कर दिया, फिर हम जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे भी ऑयल ले रहे हैं, और इस टाइम पे हम जो है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज पे भी जा चुके हैं, वहां से भी हम ऑयल लेने की बात करें। फिर एक और बात बताऊं, ब्राजील ने इंडिया से कहा कि मैं आपको डेली
4 मिलियन बैरल ऑयल दूंगा, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए कि आप यहाँ पे ऑयल को क्लीन कर सकते हैं या उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, तो मुझे भी हेल्प करिएगा, क्योंकि उनके पास बाइफरकेशन की प्रॉब्लम इशू नहीं है, तो इंडिया उससे भी ऑयल लेगा। इंडिया इस टाइम पे यूएस से भी ऑयल ले रहा है। अगर यहाँ पे वार रुक जाता है और ईरान को फ्री एक्सेस मिलता है तो ईरान से भी ऑयल ले लेंगे। ओमान से वैसे भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो इंडिया अपनी अलग पॉलिसी लेके बैठा है। हमारे पास रिजर्व है $700 बिलियन के, और साथ में हमारे पास जो रिजर्व ऑयल के वो हैं 3 महीने के। तो इंडिया अपनी पॉलिसी बैलेंस करके रखा। इंडिया ने कभी भी इस टाइम पे ऐसा नहीं लगाया कि इंडिया एक तरीके से किसी से भीख मांग रहा है, कुछ है। पाकिस्तान को भीख मांगनी है, पाकिस्तान को जो 2 पैसे देगा वो दे देगा। पाकिस्तान तो एक तवायफ की तरह है। तो ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो फिर से बंद हो गया है, लेकिन भारत की स्थिति क्या रहेगी? क्या ईरान ने अभी तक जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को एक पैसेज दिया, एक तरीके से रास्ता दिया, क्या ईरान आगे ऐसा करेगा या भारत के लिए अब नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी? देखिए, ईरान से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई खराब रिलेशन नहीं है, हमारे अच्छे रिलेशन हैं। जब चाइना को दे रहा था, उसके पास एक दूसरी कंट्री जिसको दे रहा था वो था इंडिया। हम ना वार में घुसे, ना हमने किया, हमने ईरान को मदद की। जब ईरान का एक वारशिप हमारे पोर्ट पे खड़ा था, उन्होंने कहा जिसको रख लो, हमने कहा रख लेंगे। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने अमेरिका से तो पूछा नहीं। और फिर उसके बाद जब ईरान ने जब प्रॉब्लम हुई तो हमने वहां पे मेडिसिन भेज दी। सऊदी को प्रॉब्लम हुई, इंडिया ने कहा मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिसको मेडिसिन चाहिए वो भी दूंगा। जब रशिया यूक्रेन वार चल रहा था तब भी हमने उनको मेडिसिन भेजी थी। जब कोविड आया तो हमने पूरे वर्ल्ड को फ्री में वैक्सीन दी। हम तो किसी की परवाह नहीं करते, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सबको हमने हेल्प किया। तो इसलिए इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पूरे वर्ल्ड, इसका नेचुरली बात है, हॉर्मुज रुकने से पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ेगा, तो पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ेगा तो हम भी सह लेंगे। छोटी छोटी कंट्री तो बर्बाद हो जाएगी, वो तो अलग बात है, लेकिन हम मेंटेन कर सकते हैं। बांग्लादेश को भी हम ऑयल दे रहे हैं, जबकि ऑयल की सप्लाई कम है, लेकिन हम फिर भी बांग्लादेश को ऑयल दे रहे हैं। हमने मालदीव को भी ऑयल दे दिया, लेकिन हम अपनी पॉलिसी अलग बना के बैठे हैं। ईरान से जब प्रॉब्लम होगी, बाकी को होगी, हम ईरान से भी ऑयल ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक चीज देख रहा था कि जिस वक्त मतलब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो रही है, आप देखिए कि जो रेयर मेटल्स हैं उनको लेकर अमेरिका में डील हो गई भारत की। भारत के लिए तो जिस वक्त ये पीस मीटिंग इधर चल रही थी इस्लामाबाद में, उस समय तो एक बड़ी डील हो रही थी अमेरिका में भारत की। तो आप एक और चीज देख लीजिएगा, जब अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगा दिया तो उस टाइम पे चाइना ने कहा मैं आपको सामान दूंगा। चाइना ने पूरा टैरिफ हटा दिया हमारे ऊपर। हमारे को बहुत दूसरी कंट्री ने हेल्प कर दी, हमारे को रशिया हेल्प कर रहा है। रशिया ने किसी और की हेल्प तो नहीं की, चाइना और इंडिया को छोड़ करके। तो हर एक कंट्री हमारे साथ खड़ी है, हम एक न्यूट्रल पॉलिसी लेके बैठे हैं। और देखिए, ये जो ट्रम्प जो इशू है और उसका एक्चुअली इशू रिजॉल्व करना चाहिए यूएन के अंदर, लेकिन यूएन तो आजकल इन्फेक्ट हो गया, मतलब यूएन का आज कोई बुक्कत ही नहीं रह गई। और आज यहाँ पे वार हुआ तो इसके अंदर इंडिया क्या क्या रोल था? हम ना तो इजराइल के साथ थे ना ईरान के साथ थे, हम तो न्यूट्रल बैठे थे। इजराइल से हमारे अलग रिलेशन है, उनके साथ डिफेंस रिलेशन है, लेकिन ईरान के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन है, हम दोनों मेंटेन करके चल रहे हैं। हमने ईरान के अंदर चाबार पोर्ट को डेवलपमेंट करने का काम किया, तो इजराइल को प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने ये भी कहा ईरान से कि आप चाबार पोर्ट पे अटैक ना करो, क्योंकि हमने उसको डेवलप किया, तो इजराइल ने हमारे बात भी मान ली। और हमें किस चीज की दिक्कत है? बाकी यहाँ पे जो लोगों को दिक्कत है वो दिक्कत होती रहे, वो तो देश को बर्बाद देखना चाहते हैं, चाहते हैं इंडिया पावर में घुस जाए। जब चाइना के साथ स्टैंड अप चल रहा था तो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ बताया गया कि चाइना ने जो जमीन पे कब्जा किया, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो 1960 में ले ली थी। फिर आपने यहाँ पे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया 1962 में। हमारे टाइम में कुछ नहीं किया, हम कभी चाइना के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन पहली बार हमारी फोर्सेस चाइना के सामने खड़ी हुई तो चाइना पीछे हट गया। ये तो हमारी एक पॉलिसी जो सारा पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है। फिर उस टाइम पे यूएस चाहता था कि हम आपको B2 बॉम्बर्स दे दें, तो इंडिया ने वो मना कर दिया, क्योंकि यूएस चाहता था इंडिया और चाइना लड़े, मैं मजे करूं। तो इंडिया किसी के चक्कर में फंसता नहीं है। इंडिया अपनी न्यूट्रल पॉलिसी लेके बैठा, उसी पे चलता रहेगा, बाकी जो कुत्ते भोगते रहेंगे हाथी चलता रहेगा। ये हमारी पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत डीप एनालिसिस की है इन चीजों की, क्योंकि भारत में एक बड़ा नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई मोदी तो किसी काम के ही नहीं है। ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसी वाहियात घटिया डिप्लोमेसी, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब तक किसी सरकार में नहीं थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी रीढ़ विहीन प्रधानमंत्री हैं। इस तरह के भी नैरेटिव फैलाए गए। आपने एक राहुल गांधी, हाँ अच्छा मैं एक और बता दूं, राहुल गांधी ने कितनी बार कहा मोदी को ट्रम्प से बात नहीं करता,
मोदी चुप रहे, मोदी किसी की सुनते नहीं है, मोदी अपने चाल चलते रहते हैं, क्योंकि मोदी को पता मैं क्या काम कर रहा हूं। कि फोन आता है और फोन की दूसरी तरफ से कहा जाता है नरेंद्र सरेंडर, और हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर कर जाते हैं। उनकी अब आप भाषा, देखिए, उनका हाँ तरीका। हाँ देखिए, अब यहाँ दिल्ली इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 99 टाइम राहुल गांधी हार चुके हैं, 100 नंबर का होने वाला है पूरा, तो सरेंडर कौन कर रहा है? सरेंडर तो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो आदमी की अपनी कोई इंटेग्रिटी नहीं है, जो आदमी देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होता है, चाहे जब फॉरेन जाते हैं तो इनको सिक्योरिटी कौन देता है? या तो इटालियन गवर्नमेंट देती है या इनको सीआईए देती है। और ये बार बार ये भी कहते थे मणिपुर जाइए पीएम मोदी मणिपुर जाते तो वहां पर उनको मारने की एक साजिश चल रही थी। राहुल गांधी को देश की बात तो नहीं करते, अगर देश की बात करें तो बात दूसरी है। राहुल गांधी बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं और इसीलिए वो इलेक्शन नहीं जीत पाते। इनका कहने का कोई फर्क ही नहीं। इन्होंने रफाल की बात की तो कोर्ट ने उनको गाली दे दी कि आप क्यों रफाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या डील में हुआ, आप कुछ खरीदा नहीं। जब पीएम मोदी रफाल खरीदे तो रफाल क्यों खरीद लिए? क्योंकि कांग्रेस का पर्पस था कि हम रफाल भी खरीदते उसमें से कमीशन दिखाते। अब पीएम मोदी बगैर कमीशन के काम कर रहे हैं तो भी इनको दिक्कत है। हम जब ऑपरेशन दूर करते हैं तो कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या अचीव कर लिया। जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की तब भी पूछा कि कितने लोग मारे गए, जब इनको बताया गया 300 लोग मारे गए तो तब भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनका तो काम भी क्वेश्चन पूछना, और ये देश के बारे में सोचते नहीं, सोचते अपने बारे में कि हमें पैसा चाहिए, कहां से लूट मार करें। जब हमारे यहाँ पे फेक करेंसी का इशू था तो किसने चलाया था, कौन था इसके पीछे? पाकिस्तान नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ पे पावरफुल लेडी है इंडिया के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो कमीशन खाती थी जब कोई भी आर्म्स डील होती थी। तभी तो आप देखिए कांग्रेस के टाइम में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की बात हुई थी, वो भी वीआईपी हेलीकॉप्टर, बाकी सामान कोई खरीदता नहीं, देश मरे बाहर में जाए, इनको कोई लेना देना नहीं। या मोदी को जो कैरेक्टर करते हैं, अपने गरेबान में झांको कि आप क्या हो। आप कभी भी टीवी चैनल में चले जाओ, जब मैं जाता हूं तो कुछ बोलता हूं किसी इश्यू के ऊपर तो कांग्रेस की गाली देनी शुरू कर देते हैं। इनका काम यही है, गाली दो और वहां से चले जाओ, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडरशिप है उसी को पसंद करते हैं, जो गाली देता है मोदी को गाली, देश को गाली दे उसी को पसंद करते हैं, बाकी कोई नकार देते हैं। तो इनका तो कहने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ही नहीं। आज वर्ल्ड इंडिया को पूछ रहा है तो पीएम मोदी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनके सूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दर्शकों, आपको इससे, इस इंफॉर्मेशन से कोई वैल्यू मिली हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं, वो खाते तो इंडिया में हैं, खाते इंडिया की हैं, लेकिन गाना चाहते हैं विदेशों की। तो ऐसे लोगों को आप ही को सतर्क करना होगा, आप ही को जवाब देना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन हो, जो हमने इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश की है। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।